गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जा। भारत का एक ऐसा गांव और जिसने लगातार सफलता के झंडे गाड़े हों, जिस नाम से आप परिचित होंगे, वीरों की धरती, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती। आज हम स्थित हैं एक ख़ास मुलाकात मुकेश राय जी से, रेवतीपुर। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, स्वतंत्रता की बात होती है और लोग यही कहते हैं कि रेवतीपुर गांव के उन वीर सपूतों ने भी स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते भारत माता के कदमों में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जी, कई लोग हमारे गांव के इस भारत देश के लिए शहीद हुए हैं और कई लोग स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। इस गांव के कई नौजवान अपना योगदान भारतीय सेना में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में, कई जगह अपना योगदान दे रहे हैं और काफ़ी योगदान भी रहा है। विश्वनाथ शर्मा जी हों, विश्वनाथ सिंह यादव हैं, नागा जी एक हमारे यहाँ एक नौजवान लड़का वो शहीद हो गया। तो कई ऐसे नाम हैं जो अपने देश के लिए शहीद हुए। सर, विकास के धरातल पे अगर मैं बात करूं तो लोग यही कहते हैं कि 24 घंटे चलना, कोई भी अगर आपको पुकारता है आप वहां पे जाते हैं, थकते नहीं क्या? जी नहीं, जीवन का उद्देश्य एक हमारे अभी जो राज्यपाल महोदय हैं वो अक्सर अपने राजनीतिक जीवन में जब वो यहाँ पे थे तो कहा करते थे कि राजनीति सेवा का एक सबसे बड़ा माध्यम है और हम लोग बस उसी बात को कि राजनीति में अगर आए हैं तो सेवा करना ही करना है। अब उसके लिए समय देखना नहीं देखा जा सकता है। आपको अगर राजनीति में आना है तो कोई व्यक्ति कभी भी आपको पुकार सकता है और आपके पास ये क्षमता रहनी चाहिए कि नहीं, मुझे 12 बजे रात को भी अगर उसके लिए निकलना है, जाना है, उसकी मदद करनी है तो करना ही पड़ता है। रेवतीपुर के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं आप। मैं अगर आपसे आज जानना चाहूँ, बहुत कम लोग जानते होंगे, राजनीति में मन में ऐसा क्या था, राजनीति से ही जुड़ गए या फिर बचपन में कोई और था कि नहीं मुझको ये बनना है, आगे ये करना है? नहीं, बचपन में तो राजनीति का कोई भी ऐसा नहीं था कि हमको राजनीति में जाना है और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे और मेरे परिवार का ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था कि हम लोग राजनीति में आए, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन जब सिस्टम समझ में आया तो ये लगा कि नहीं, अगर एक राजनीति जो मैंने पहले बताया कि माध्यम हो सकता है सेवा करने का, तो हम लोगों ने इसके लिए चुना कि अगर हम सिस्टम में उसके साथ अगर घुल मिल जाएंगे और लोकतंत्र जो लोगों का तंत्र है उसमें अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था पर अगर ऐसा कुछ कर पाएँ, जो योजनाएं सरकार ले आ रही हैं उनको निचले स्तर पर गरीबों तक पहुंचा सकें, तो हम लोगों ने सोचा कि हमको राजनीति में आना चाहिए और हम लोग आए और ईश्वरीय कृपा से और अपने आम गांव की जो जनता है हमारी, उसकी मदद से हम लोग सफलता भी पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपना संपूर्ण उसमें दे सकें। आध्यात्मिक चिंतन की आपने बात की, इतने जुड़े हुए खुद को आप पाते हैं? देखिए, मेरे गुरु जो हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और उनकी जीवनी कभी आप पढ़िएगा, उन्होंने लगभग 3200 पुस्तकें लिखी हैं। तो वो यही बात कहते हैं कि जो बात आपको समझ में आए, पूरा अध्यात्म, वेद, पुराण, उपनिषद ये आप पढ़ेंगे और आपकी पात्रता नहीं है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो समझने वाला ही हमको अपनी जीवनचर्या में अपनाना है और करना है। दुनिया में अगर सबसे कुछ जो ज़रूरी चीज़ माना जाएगा, जिसके बिना आप 45 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते हैं, विज्ञान उसको ऑक्सीजन कहता है, लेकिन वास्तव में वो होता है प्राण ऊर्जा, जो भगवान सूर्य के प्रकाश से जब पत्तियों पर पड़ता है तो आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण का, तब इस प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे पूर्वजों ने जितना उधार लिया उसको लौटाना और जो हमने लिया अपने जीवन में उसको, उस कर्ज को उतारना और इस प्रकृति के सेवा के रूप में
हमको अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हमको करना है इस चीज़ को। तो इसलिए हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में, एक हमारे गुरुजी हैं रणधीर यादव जी मठ साहब यहाँ पे, और प्रवीण तिवारी जी को तो आप जानते ही हैं, तो उनसे भी हम लोग जुड़ गए। तो ये लगातार अब स्वतः प्रेरणा ये आई, मैं एक बार आश्रम में गया था हरिद्वार में, तो साल में जैसे बहुत लोग हमारे यहाँ हर कीर्तन करवाते हैं, रामायण करवाते हैं, या और ऐसे फंक्शन होते रहते हैं, तो उसमें लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो जितना खर्च करता है लोग करते हैं। लेकिन हमने 2015 से ये संकल्प लिया कि हमको ऐसा कोई आयोजन नहीं कराना है। रोज़मर्रा के और खर्च हैं, राजनीतिक जीवन में खर्च हैं, बहुत ऐसे गरीब हैं, शादी विवाह, दवा दारू ये सब होता रहता है, लेकिन उसके बीच में एक ये लक्ष्य है कि लगभग 1500 पौधों से हम लोग ने शुरू किया था। आम का पौधा हम बांटेंगे अपनी तरफ से, फिर उसको हम लोग बढ़ाए, 1000 पौधा किए, 1200 किए, 1500 पौधे पिछले 3 साल से हम लोग बांट रहे हैं। और लगभग हम लोगों ने 6000 पौधे 2015 से 2021 के बीच में बांटे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 3000 पौधे लग चुके हैं। और मेरे गांव में कम से कम समझ लीजिए कि 700 बीघे से ऊपर का बगीचा था पहले, लेकिन वो 200 बीघे में सिमट गया है। तो मैं अपने जीवन के एक लक्ष्य में इसको शुमार करता हूँ कि प्रोत्साहन स्वरूप ही एक लोगों को जिनका बगीचा लगा है उनको देख करके ये जो 500 बीघे का जो बगीचा खाली पड़ा हुआ है वो लग जाए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा पर्यावरण में रुचि रखते हैं, और लक्ष्य है लग ही जाएगा आने वाले भविष्य में। अभी 2022 का पौधा हम लोग अभी नहीं मंगाए हैं, क्योंकि अभी बाढ़ आने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग पौधे मंगाएंगे, जो अक्टूबर महीने में लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रम चलता रहेगा, जब तक ईश्वरीय सत्ता और गुरुदेव मदद करेंगे तो चलता ही रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ एक ग्राउंड था, वो एक नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज है। तो उस ग्राउंड में नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज की भी ज़मीन है और खेल मैदान की भी ज़मीन थी। तो इस पिछले समय में कुछ काश्तकार हैं, उन लोगों की भी ज़मीन उस फील्ड में थी, तो उनका हक भी बनता था। वो लोग बार बार यही कहते थे कि भाई हमारी ज़मीन हमको दे दिया जाए। तो काफ़ी प्रयास के बाद मैं उन लोगों के पास गया और मैंने कहा कि ये फील्ड के बीचों बीच आप लोगों की ज़मीन है, तो इसको गांव के लिए आप लोग दे दीजिए। अब जब मेरे बड़े भाई राकेश राय जी प्रधान हुए, तो एक संवैधानिक पावर है प्रधान को कि वो विनिमय कर सकते हैं, विनिमय का प्रस्ताव कर सकते हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने कहा कि वो मान भी गए और गांव के लिए मान गए कि चलिए कोई बात नहीं, हमको दूसरी जगह आप ज़मीन दीजिए और इस को आप आगे बढ़ाइए, जो डॉक्यूमेंट में है हमारा नाम वहाँ हो जाए और आपका नाम यहाँ पे हो जाए, मतलब ग्राम सभा का। तो एक प्रयास से ये ग्राउंड तैयार हो गया। लगभग 6-6.5 बीघे का वो ग्राउंड है। तो उसमें 400 मीटर का ट्रैक अब बच्चों को उपलब्ध है। पहले कई बच्चे हम लोगों के पास आए कि 400 मीटर का ट्रैक नहीं है, और छोटे छोटे ट्रैक में दौड़ करके वो उस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, जहां बच्चे 400 मीटर ट्रैक से दौड़ करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पिछड़ जाते थे उसमें। अब आने वाले समय में हम लोग और 2-3 ग्राउंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें भी वही ट्रैक होगा, 400 मीटर के ट्रैक वाले ग्राउंड हम लोग बनाएंगे। और हम लोगों ने सहमति भी इसकी ले ली है और इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, और माँ भगवती चाहेगी तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे। अगर सर आपने स्टेडियम की बात की, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल के अंदर ऐसा हो कि 1-2 स्टेडियमों का निर्माण, मिनी स्टेडियमों का निर्माण ज़रूर हो। देखिए, मेरे यहाँ मिनी स्टेडियम से बड़ा स्वरूप है मेरे ग्राउंड का। और जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो मैंने यहाँ पे एक जिम खुलवाया है, और वो जिले स्तर का जिम है। और उसमें केवल बहुत मामूली 100 रुपया फीस इसलिए लिया जाता है कि एक हमारे स्वयंसेवी ट्रेनर हैं, तो वो बेचारे बाहर नौकरी करते थे, ट्रेनिंग देते थे बच्चों को। और आप तो जानते हैं कि जिम में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे वज़न उठाने के तरीके होते हैं, हम लोग तो नहीं किए हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से उठा लिया जाए तो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है। तो वो बेचारे अपना समय दान दे रहे हैं, तो बच्चे 100 रुपया अपना दे देते हैं, तो वो भी बेचारे अपना समय दान करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा आदमी बाहर जाएंगे तो उनको 15-20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी मिल सकती थी, लेकिन पूरा समय देते हैं सुबह शाम।
अब खेल ग्राउंड मिनी स्टेडियम से कम नहीं है। बाकी जो हम लोग अभी एक अधिग्रहण का मामला चल रहा है, तो वो ग्राउंड भी मिनी स्टेडियम के लिए हम लोग प्रस्ताव करेंगे। मेरी प्राथमिकता है कि पहले अधिग्रहण कर लिया जाए। और उपलब्धि इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि देखिए, खेल मैदान ही एक ऐसी जगह है जहाँ अभी राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो समाज को आप अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन खेल मैदान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे जात के बच्चे, किसी भी धर्म संप्रदाय के मानने वाले बच्चे, या किसी टीम में अगर 11 प्लेयर हों तो आप देखेंगे कि 11 प्लेयर में भी विभिन्न धर्म संप्रदाय के बच्चे खेलते हैं। और जब खेल में कोई गोल करता है या क्रिकेट में कोई विकेट लेता है तो आप देखेंगे कि कैसे बच्चे एक दूसरे से गले मिलते हैं। उस समय कोई ये नहीं पूछता है कि आप किस जात के हैं, तो आप किस जात के हैं तो क्या है, एकदम जैसे हर्षोल्लास से और मैं कहूँ तो एकदम खुशी से मिलना होता है। तो वो जो चीज़, वो जो बच्चा इस अनुशासन में एक घुल मिल करके ग्राउंड से जो बच्चा गांव में जाएगा, प्रवेश करेगा, तो अपने समाज में भी उसके नेचर में वो संस्कार प्रवाहित कर जाता है। तो समाज में भी कभी भी वो ऐसी बात नहीं करेगा जिससे समाज में कोई कटुता उत्पन्न हो, वैमनस्यता उत्पन्न हो, ऊंच नीच का भाव हो। तो ये जो ग्राउंड है, ये खेल, इसको मैं खेल नहीं मानता हूँ। दूसरे अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे दुनिया में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें किस चीज़ की कमी है, एकाग्रता की कमी है। एकाग्र नहीं है बच्चे, और एकाग्रता के लिए कोई अभ्यास नहीं किया जाता है, कहीं भी मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और अंतिम सेकंड में वो जो बॉल हाथ वो घुमा रहा है, तो उस बैट्समैन की और उस बॉलर के बीच में बैट्समैन को केवल वो गेंद दिखती है और बॉलर को वो विकेट दिखता है। तो 5 सेकंड का क्षण एक ओवर में 6 बार आता है। या कोई फुटबॉल खेल रहा है और फुटबॉल लेकर चल दिया गोल मारने के लिए, उसके बगल में उस बॉल को फिर से छीनने के लिए जो लोग आते हैं, तो वो केवल फुटबॉल पर एकाग्र रहता है। तो जो एकाग्रता का अभ्यास है, वो अभ्यास ही सुदृढ़ होकर के वही बच्चा पढ़ पाएगा जिसने अभ्यास किया है। तो उसके लिए भी बहुत कई गार्जियन हैं जो बच्चों के लिए खेलने से मना करते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी बच्चों को खेलने के लिए मना मत कीजिए, क्योंकि वो एकाग्रता के अभ्यास का सबसे बड़ा मार्ग है खेल। तो मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ अपने गांव की। सर, विद्यालय की बात होती है, आपके गांव में 11 विद्यालय हैं, और क्या बहुत सारे गांव में जब मैं जाता हूं तो खिचड़ी ही रोज़ बनता है, मेन्यू के हिसाब से बन नहीं पाता। लोग कहते हैं भैया प्रधाने पैसा मार ले रहे हैं, क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे ही मेरे प्रधान जी ने चार्ज लिया मई में, तो हम लोगों ने विद्यालय के प्रसिद्ध विद्यालय हैं हमारे यहाँ 11, हमारे यहाँ विद्यालय और ज़्यादा हैं, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज हैं, कई पब्लिक स्कूल हैं। लेकिन जहाँ एमडीएम जिस सरकारी व्यवस्था में है, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, 6 दिन का जो 6 मेनू है उसको विद्यालय में खिलाया जाएगा, और बच्चे कटोरा लेकर के विद्यालय में नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के बच्चे हैं, लेकिन जब गांव के का कोई युवा अगर अनपढ़ होगा या ऐसे किसी व्यसन में लिप्त होगा, तो वो गांव के लिए घातक होगा। अगर वो अच्छा बनेगा तो मेरे गांव के लिए अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस प्रथा को बंद करने के लिए विद्यालय के भी टीचरों ने काफ़ी सहयोग किया, और मैं हमेशा उन लोगों से फीडबैक लेता हूं। अभी इस कार्यक्रम को चलाते हुए 1 साल हुआ है, लगातार हम लोग उसमें सुधार करेंगे, और आने वाले समय में 6 दिन का 6 मेनू तो मेरे यहाँ बन रहा है, हमेशा बनता है। उसमें बिल्कुल किसी भी दिन मैं खुद अपने टीचरों से आह्वान किया हूं कि मैं एक दिन एक बच्चे का अभिभावक भी विद्यालय में आएगा, वो फीडबैक देगा कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या खा करके जाता है। और मैं खुद एक टीम गठित कर रहा हूं कि वो विद्यालय में मैं भी जाऊंगा, प्रधान जी भी जा रहे हैं, और भी लोग जाएंगे कि खाना कैसा बन रहा है। और विद्यालय के टीचरों का भी काफ़ी सहयोग है इसमें, और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में हम लोग एकदम एक बढ़िया सुदृढ़ मानक के स्तर पर इस व्यवस्था को लागू कर देंगे। कुछ कठिनाइयाँ हैं उसमें, लेकिन उस कठिनाइयों से पार जा कर के भी हम लोग इसको बढ़िया से बढ़िया बेहतर व्यवस्था ज़रूर करेंगे। सर, आज जो सरकार की योजनाएं इस समय
धरातल पे चल रही हैं, क्या उस सरकार की योजनाओं से खुश हैं आप? हाँ, मैं सरकार की योजनाओं से खुश हूँ, लेकिन जिन लोगों को सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करना था, मैं उन लोगों से खुश नहीं हूँ। और अब चूँकि किसी की गलती क्या दोहराना, योजना जितनी है वो इतनी बेहतरीन है कि अगर वो जो सरकार की मंशा है, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, और जितनी योजनाएं हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अंश होता है पैसों में, राज्य वित्त हो या 15वां वित्त हो, तो सरकार जितनी योजनाएं लेकर के आई हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्रियान्वित करने वाला जो व्यक्ति है वो अगर सही ढंग से उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाया, अपात्रों को ही उसका लाभ पहुंचा दिया, तो फिर योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। स्वच्छता अभियान हो, अगर शौचालय आपको बनवाना है 12,000 रुपया सीधे डायरेक्ट वो उसके खाते में डालना है, और वो 12,000 रुपये में कोई ड्राइंग और डिजाइन नहीं था, कई लोगों ने उसको ड्राइंग डिजाइन बनवा करके उसका बनवाया, वो एक प्रोत्साहन राशि थी। यानी कि शौचालय 24,000 रुपये का अब लाभार्थी बनाए, 12,000 रुपया सरकार उसको दे रही है। 20,000 रुपया का बनवा रहा है तो 12,000 रुपये उसमें प्रोत्साहन राशि दे रही है। सरकार ये नहीं कर रही है कि 12,000 रुपये में डिजाइन है बनवा दीजिए। अब आप उसको 6,000 8,000 रुपया में बनवाएंगे तो बनेगा, 6 महीने बाद ढह जाएगा, फिर उसी तरह से स्वच्छता अभियान आकर के खड़ा हो जाएगा। हम लोगों ने अभी 2 ट्रैक्टर ख़रीदा है। पहले हम लोग के पास 2 ट्रैक्टर सेकेंड हैंड थे, तो हमारे यहाँ लगभग गलियों की लंबाई 20 किलोमीटर है मेरे गांव की, तो बिना ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर के तो संभव नहीं हो पाएगा। माननीय सांसद जी का भी इसमें योगदान हो गया। हम लोग 2 ट्रैक्टर ग्राम निधि के पैसे से लेकर के आए। तो जब हम लोग मई में प्रधान जी चार्ज लिए तो अपने व्यक्तिगत सफाई कर्मचारी रख करके हम लोग 8 सफाई कर्मचारी रख करके ग्राम सभा की सफाई का कार्य अनुमत कराते रहे। लेकिन हम लोगों को लग गया कि जब 9-10 लाख रुपया खर्च हो गया अपना, तो ये लंबी व्यवस्था हम लोगों से नहीं चल पाई। जिलाधिकारी महोदय से हमने इसका आह्वान किया और काफ़ी प्रयास किया है, चूँकि लंबा विषय हो जाएगा इस विषय पर, लेकिन उनका प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है सफाई कर्मियों के नियुक्ति के संबंध में। चूँकि अभी मेरे गांव में जिलाधिकारी महोदय का आश्वासन है कि 22 सफाई कर्मचारी मेरे गांव में रहने चाहिए। उनका आदेश, एक लेटर आया है कि जिस गांव की जनसंख्या 1200 है उसमें 1 सफाई कर्मचारी, 2011 की जनसंख्या जिसमें 2400 है उसमें 2 सफाई कर्मचारी, जिसमें 3600 है 3 सफाई कर्मचारी। तो मेरे गांव की 2011 की जनगणना जो है वो 27,000 समथिंग है, तो मेरे यहाँ 22 सफाई कर्मचारी। 2,000 कम मैंने बोल दिया जी, नहीं 25,000 तो वर्तमान में इस समय मेरे यहाँ वोटर हैं। अच्छा, वोटर जी, मेरे यहाँ वोटर हैं। अभी जो पिछला चुनाव हुआ है हम लोगों का, तो अभी वोटर हैं। चूँकि 10 साल पहले की ये बात है, तो अभी जो जनगणना होगा तो जनसंख्या भी काफ़ी ऊपर चली जाएगी। अभी अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है अगर जनगणना हो? मेरे यहाँ 40-45 हज़ार की जनसंख्या कभी अभी इस बार जब जनगणना होगी तो होगी पूरी पारदर्शी, और एक घर में जाकर के जो जनसंख्या अगर हम लोग गिनती इस बार ज़रूर करवाएंगे तो 45,000 प्लस ही होगी, इससे कम नहीं होगी। आध्यात्मिक रूप से जब आप इनसे मिलेंगे एक ऐसा जुड़ाव सा महसूस होता है और खींचे चले आएंगे आप। मैं चाहूँगा ज़रूर कुछ लाइनें चंद आप जो कि गुनगुनाना चाहें, जो गीत आपके सबसे करीब हो। गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाएं, किसके चरण में गिरकर मन की व्यथा सुनाएं। गुरुवर तुम्हें बता दो अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की होगा नहीं सबेरा, होगा नहीं सबेरा। यश और प्रकाश दो तो चलने
की शक्ति पाए, गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो। आज जाने की जिद ना करो, ना करो आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। दोस्तों, सुना नहीं होगा आपने, संगीत के साथ हर एक विधा, मैं बताऊं शब्द नहीं है, कम पड़ जाते हैं। पहला इंटरव्यू मैं ला रहा हूं। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में, राजनीतिक समर में आपको मेरी ओर से ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका।